आज हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। बिल्कुल, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, जैसे आयोनेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, ये सब की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कलर्स की, कि कौन कौन से कलर ये शो करते हैं। द एल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी व्हाइट कलर्ड सॉलिड। क्या बोला मैंने? जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं मेरे, वो कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट सॉलिड होते हैं बच्चों। कैसे? सिल्वरी व्हाइट कलर्ड सॉलिड होते हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, एक स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं तो कैसे होंगे? सिल्वरी व्हाइट कलर्ड सॉलिड होंगे बच्चों। बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स टू बी समवॉट ग्रेइश। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होंगे मेरे? बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होंगे वो मेरे ग्रे कलर के होंगे, ग्रेइश कलर के होंगे। बात क्लियर है? दे आर ऑल्सो हाईली लस्ट्रस। यह बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं बच्चों। लस्ट्रस मतलब शाइनी, शाइनी बहुत ज्यादा होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। बात क्लियर है? ये थे हमारे कुछ कलर, जनरल कलर्स की बात हमने यहां पर करी। अब मैं बात करता हूं सॉफ्टनेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं मेरे वो सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे, कैसे होंगे, उनकी बात मैं करता हूं। सो ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं मेरे वो सॉफ्ट होते हैं। बट अगर इन्हें कंपेयर किया जाए एल्कली मेटल के साथ, किसके साथ बच्चों? एल्कली मेटल के साथ कंपेयर किया जाए, देन दे आर रिलेटिवली हार्ड। तो ये कैसे होंगे? तो ये हार्ड होंगे बच्चों। मैंने बोला एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं मेरे वो जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं। बट अगर इन्हें कंपेयर कर दिया जाए एल्कली मेटल के साथ, ग्रुप 1 मेटल्स के साथ, तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चों? ये रिलेटिवली हार्ड हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों? या जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हार्ड क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज इन एल्कलाइन अर्थ मेटल देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके बीच में मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों। कैसी होती है? स्ट्रॉन्गर मेटलिक बॉन्डिंग होती है, और स्ट्रॉन्गर मेटलिक बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो होते हैं कंपाउंड हार्ड नेचर के होते हैं। बट एल्कली मेटल में हम जब पढ़ रहे थे तो वहां देखा था कि केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। सो इनके बीच में मेटलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है एल्कली मेटल के केस में। बात क्लियर है? इसलिए हमने बोला कि अगर एल्कली मेटल से कंपेयर करोगे एल्कलाइन अर्थ मेटल को तो वो रिलेटिवली हार्ड नेचर के होंगे। बात क्लियर है? ये बात हुई हमारी सॉफ्टनेस की। अगर हम इसको हार्डनेस के ऊपर लेके जाते हैं तो हम हार्डनेस से भी बोल सकते हैं। जिस तरह हम सॉफ्टनेस में बोल रहे थे कि ऊपर से नीचे आने पर, क्या बोला बच्चों मैंने? ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बच्चों? ऊपर से जब हम नीचे आएंगे किसी मतलब पीरियड में, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमारी सॉफ्टनेस क्या होगी बच्चों? सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके रिपल्शन की वजह से सॉफ्टनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और हार्डनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमने सॉफ्टनेस पढ़ लिया है इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसका अल्टरनेटिव हार्डनेस भी पढ़ लिया है। उसका ऑर्डर को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या ऑर्डर जाएगा? हमारे पास ऑर्डर मिल जाएगा हार्डनेस का। तो इसी तरह अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होगी एल्कलाइन अर्थ मेटल की? एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो होते हैं हमारे वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। किसके कंपेयर में? एल्कली मेटल के कंपेयर में। क्यों? ऐसा क्यों होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे ज्यादा डेंस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। क्या बोला मैंने? स्मॉल साइज होने की वजह से वो एक स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, पैक्ड क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। और अगर उनकी पैकिंग अच्छी होगी तो वो बहुत ज्यादा डेंस होंगे एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल की साइज ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो वो वहां पर इतने ज्यादा डेंस क्रिस्टल नहीं बना सकते थे, इतनी ज्यादा पैक क्रिस्टल नहीं बनाते थे। बट एल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे एक पैक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। बात क्लियर है? एंड द डेंसिटी ऑफ दीज मेटल फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम Be to Ca। मतलब अगर हम बेरिलियम से कैल्शियम की तरफ मूव करें बच्चों तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है सबसे पहले। बट अगर मैं बात करूं कैल्शियम के बाद से, तो कैल्शियम के बाद से डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाती है बच्चों। क्या होने लग जाती है? डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आता है बच्चों? क्योंकि यहां पर बेरिलियम से कैल्शियम जब मैं जाता हूं तो वॉल्यूम डोमिनेंट होता है बच्चों। क्या डोमिनेंट होता है? वॉल्यूम डोमिनेंट होता है। बट कैल्शियम से बेरियम की तरफ जाता हूं तो मास डोमिनेंट हो जाता है। मास डोमिनेंट होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम डोमिनेंट होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। बिकॉज
डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वॉल्यूम के क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बात करूं ऑर्डर की, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा डेंसिटी का बच्चों, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा मेरा रेडियम, रेडियम के बाद आ जाएगा बेरियम, और बेरियम के बाद आ जाएगा स्ट्रोंशियम, क्योंकि हमने बात किया था कि कैल्शियम के बाद से डेंसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा हुई रेडियम की, उसके बाद बेरियम और फिर स्ट्रोंशियम, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम की सबसे कम होगी बच्चों, क्या होगी कम, डेंसिटी कैल्शियम की सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेरिलियम से कैल्शियम तक आने में तक वॉल्यूम डोमिनेट करता है मास के ऊपर। बात क्लियर है। अब हमें कैसे पता चला बच्चों कि वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा है या मास डोमिनेट कर रहा है, तो बच्चों ये सब एक्सपेरिमेंटल थिंग होती है, वहां से हम रिजल्ट निकालते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वॉल्यूम डोमिनेट कर रही है, और फिर कैल्शियम के बाद से हमने देखा तो वहां देखा गया कि मास डोमिनेट कर रहा है। बात क्लियर है कि किस तरह हमने आइडिया लगाया इस चीज का। तो ये बात थी हमारी डेंसिटी की। इसी तरह मैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ूं तो वो हो जाएगी हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा एलिमेंट्स का और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सो जो ग्रुप सेकंड मेटल्स होते हैं मेरे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है बच्चों, हाई होता है। क्यों, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग देन ग्रुप फर्स्ट। अगर हम इसको ग्रुप फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो ग्रुप वन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो कम था, बट ग्रुप सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनते हैं बच्चों। कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनते हैं। सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी इर्रेगुलर इन फैशन। मतलब क्या बात कर रहा हूं, जैसे कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल का वो वेरी कर रहा है, मतलब बहुत इर्रेगुलर है, कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है। इनकी वैल्यू से आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर एक इर्रेगुलर फैशन ऑपरेट हो रहा है। तो मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसके अंदर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप इन वैल्यूज में से देख पा रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है। बात समझ में आपको यहां तक कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है और किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसी तरह मैं बात करूं, आप इस टेबल में से मुझे देख के बता सकते हैं क्या कि कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है। बिल्कुल आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो मेरा बेरिलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। दैट मींस बेरिलियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड एज ए सॉलिड दे अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। और ऐसे सॉलिड होने की वजह से, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता रहता है। बात क्लियर है। सो इफ द क्रिस्टल लैटिस इज स्टेबल और गुड, अगर इनने कोई स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बनाया है, एक अच्छा क्रिस्टल लैटिस बनाया है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल इज हाई। अगर उन्होंने एक अच्छा क्रिस्टल लैटिस बनाया होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। और वाइस वर्सा, अगर अच्छा लैटिस नहीं बनाया है, अच्छा क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाया है, तो वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। बात क्लियर है। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा होगा हमारा बेरिलियम का। किसका बच्चों, बेरिलियम का, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, और सबसे लास्ट में आएगा मैग्नीशियम। हमने देखा था वैल्यूज के अंदर कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सबसे कम था। बात क्लियर है। इसी तरह मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा तो होगा बेरिलियम का ही, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा। हमने पढ़ा था बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरियम आएगा उसके बाद बच्चों। यहां इर्रेगुलर फैशन चल रहा है थोड़ा, बेरियम आ गया, बेरियम के बाद रेडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और सबसे कम किसका है बच्चों, मैग्नीशियम का। दैट मींस ये हमारा क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अब ये याद कैसे होगा बच्चों, ये याद इतना इजीली नहीं हो पाएगा बच्चों, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी, या फिर हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए बच्चों कि किस तरह हम इनका ऑर्डर निकालेंगे। बिटवीन हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा ऐसा बिल्कुल इर्रेगुलर वाला, कभी नहीं पूछा जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। बात क्लियर है। तो ये थी हमारी एक
प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं बात करता हूं नई प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों, उसकी बात करता हूं मैं। Alkaline earth metal are less electropositive because of smaller size and higher ionization enthalpy of alkaline earth metal। मैंने क्या बोला बच्चों, alkaline earth metal जो होंगे मेरे वो less electropositive होंगे। क्यों? Because of smaller size and high ionization enthalpy। वो इलेक्ट्रॉन इतना इजीली बाहर नहीं निकाल सकता, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसकी साइज कम है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो भी बहुत कम होगा। बात क्लियर रही? As the tendency for losing electron increase down the group, the electropositive character increase। बिल्कुल हमने देखा था कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी बढ़ गई तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा ऊपर से नीचे आने पर। बात क्लियर है यहां तक, किस तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ? तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का? सबसे ज्यादा हो जाएगा बेरियम, फिर हो जाएगा स्ट्रोंशियम, फिर हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, और बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम होगा। बात क्लियर है? बात समझ में आई आपको बच्चों कि किस तरह हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करी? अब मैं बात करता हूं बच्चों फ्लेम कलरेशन की। एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फ्लेम कलरेशन की। तो क्या होता है फ्लेम कलरेशन? अगर हम किसी मेटल को बर्न करते हैं तो उसके अंदर किस कलर की फ्लेम दिखाई देती है हमें, उसे हम कहेंगे फ्लेम कलरेशन। सो इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल एंड ड्रॉप बैक टू ग्राउंड स्टेट। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है वहां से रिलीज होती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, हीट किया जाता है, तो वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है बच्चों, और जब वहां से वापस आता है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, कुछ एनर्जी एमिट करता है, और वो जो एनर्जी होती है वो हमारे को विजिबल रीजन के अंदर दिख जाती है, स्पेक्ट्रम के अंदर। तो वहां से हमें पता लगता है कि कौन सा मेटल मेरा कौन से कलर का होगा। बात क्लियर है? सो द इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंडेड। अगर मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, टाइटली पकड़ के रखता है। तो नॉर्मल हीट करने पे या फिर थोड़ी हीट करने पे वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाता। अब इलेक्ट्रॉन वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, एक्साइटेड नहीं होगा, तो वो हमें कलर भी इंपार्ट नहीं करेगा बच्चों। डू नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। दैट मीन्स बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होंगे वो कोई कलर इंपार्ट नहीं करेंगे। बट मैं बात करूं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की, ये कलर इंपार्ट करते हैं। तो कैल्शियम हमारा कैसा होता है बच्चों, ब्रिक रेड कलर का कलर इंपार्ट करता है फ्लेम के ऊपर। बात क्लियर है? स्ट्रोंशियम की बात करूं तुम्हें तो स्ट्रोंशियम होगा हमारा क्रिम्सन ग्रीन होगा। और अगर इसी तरह मैं बात करूं बेरियम की, तो बेरियम हमारा कौन सा कलर होगा बच्चों, एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन का जो कलर होता है वो कलर देगा हमको बेरियम फ्लेम के ऊपर। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि अल्कालाइन अर्थ मेटल के अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह वेरी करती है। बात क्लियर है? थैंक यू।